नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यह है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार में 5 यूनिट से संबंधित है। मैं लाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। इन तीनों के अलग अलग काम है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका इसके आधार पर न्याय करती है। इन तीनों अंगों को अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर या एक संस्था के पास यह सब नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती। तो हम जिस जो सिद्धांत है उसमें इसी बात पर वर्णन किया गया है कि तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए और अपना अपना काम करे और एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करे। तीनों के काम भी अलग अलग है और बिना एक दूसरे के हस्तक्षेप किए अपने कार्य करने की जो व्यवस्था उसी को शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। इसकी विस्तार से व्याख्या जो मॉन्टेस्क्यू ने, जो फ्रेंच विचारक इन्होंने की, और ब्लैकस्टोन ने की। परंतु मॉन्टेस्क्यू से पहले रोमन लेखक सिसरो व पोलिबियस ने भी रोमन संविधान की सफलता का कारण शक्ति विभाजन को माना। अरस्तु ने भी सरकार के तीनों अंगों का व्याख्या की, वर्णन किया, वह एक दूसरे को अलग रखा। जॉन लॉक ने भी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया था। सबसे पहले हम देखेंगे मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है, द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस फ्रेंच विचारक का, यानी फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाई है जिसमें नीचे फ्रेंच में नाम लिखा है उनको। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में इसका विस्तार से वर्णन किया। इनका निष्कर्ष यही है कि विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो शासन बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा और व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ये इसका निष्कर्ष है। तो उनके शब्दों में, जब विधायी व कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति या शासकों के एक निकाय में केंद्रित हो जाती है तो स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि इस बात का भय रहता है कि राजा या सीनेट अत्याचारी कानून बनाकर अत्याचारी ढंग से लागू कर दे। यदि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से अलग नहीं किया जाए तो स्वतंत्रता नहीं रहती है। अगर व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के साथ मिलाया गया तो भी यह हिंसात्मक और अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर सकती है। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय, चाहे वह लोगों का हो अथवा सामंत का हो, तीनों काम करने लगे, अर्थात कानून बनाए, उन्हें लागू करे और न्याय करे, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और लगेगा। यानी उनका तीनों अलग अलग रहे, अगर 2 अंग भी मिल जाते हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका या कार्यपालिका न्यायपालिका, तब भी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं रहे। जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, तीनों अंग अलग अलग रहेंगे, तभी व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अपने काम करेंगी और व्यक्ति को ओवरऑल स्वतंत्रता बनी रहेगी। इसी क्रम में ब्लैकस्टोन है, जो ब्रिटेन के विचारक हैं, इनकी पुस्तक है कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड 1765 में लिखी, यानी इंग्लैंड में कानूनों की व्याख्या। उनका निष्कर्ष भी वही है कि जो तीनों अंग अलग अलग रहे, तीनों भी क्या 2 अंग भी एक साथ मिल गए तो व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं रहेगी। उन्होंने, उनके शब्दों में, जब कभी विधि बनाने और उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या समूह के हाथों में आता है तो लोगों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। ऐसी संभावना हो सकती है कि शासक अत्याचारी कानून बनाए और अत्याचारी ढंग से लागू करे, क्योंकि उसके पास वे सभी शक्तियां होती है जो विधि निर्माता के रूप में उसे प्राप्त होनी चाहिए। अत्याचार की वैसी स्थिति उत्पन्न होती है
जब न्यायिक शक्तियों को विधायी या कार्यपालिका के साथ मिला दिया जाए। यानी दो अंग भी एक संस्था या व्यक्ति के पास होंगे तो व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तीनों अलग 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 होने चाहिए। यह था सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का और ब्लैकस्टोन का। अब इसका व्यवहार में प्रभाव देखें। व्यवहार में सिद्धांत का बहुत ही प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन के संविधान में से बहुत ही अच्छे तरीके से लागू। इसी के साथ उसका एक सिद्धांत और लागू किया गया, नियंत्रण व संतुलन, चेक्स व बैलेंस का सिद्धांत। इसकी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए 1787 से पहले भी गवर्नर के दिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका अलग थी। स्वतंत्रता से पहले विरोध बढ़ गया था और जो संविधान लागू किया गया उसमें शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू किया गया। अब इसको अपने इसमें देख सकते हैं, इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि कांग्रेस, वहां कांग्रेस संसद का या व्यवस्थापिका का नाम है और राष्ट्रपति कार्यपालिका है और न्यायालय न्यायपालिका। तीन अंग है, तीनों अलग अलग किए गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और न्यायपालिका न्यायालय। अब देखिए इसमें ये तो होगा शक्तियों का पृथक्करण। अब उसके साथ है नियंत्रण व संतुलन। देखिए राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति। कांग्रेस जो है राष्ट्रपति को कैसे नियंत्रित करती है? संधियों की स्वीकृति, नियुक्तियों की पुष्टि। राष्ट्रपति द्वारा जो भी संधियां की जाती है अन्य देशों के साथ या देश के अंदर नियुक्तियां की जाती है, उसको कांग्रेस का जो उच्च सदन है सीनेट उसकी पुष्टि करता है, तभी वो लागू होती है और इस तरह वो नियंत्रण भी रखती है। अगर पुष्टि नहीं करे तो ये संधियां और नियुक्तियां लागू नहीं हो सकती। महाभियोग, कांग्रेस महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। बजट पारित करना, बजट भी कांग्रेस द्वारा पारित किया जाता है। अगर बजट पारित नहीं होता तो सारे काम रुक जाते हैं वित्त से संबंधित। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पर कैपिटल हिल जो हिल है, कैपिटल हिल, वहां हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर महाभियोग उनका शुरू किया गया। निम्न सदन जो है प्रतिनिधि सभा में वो प्रस्ताव पारित हो गया, परंतु उच्च सेनेट में अभी पास नहीं हो पाया। इससे पहले 20 जनवरी को ही वहां पर नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने शपथ ग्रहण कर ली। इससे पहले यानी डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है, परंतु महाभियोग पारित नहीं हुआ। दूसरा, न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति, यानी कांग्रेस जो है व्यवस्थापिका जो है न्यायालयों पर कैसे नियंत्रण रखती है? महाभियोग, यानी न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कांग्रेस के 2 सदन है, निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन सीनेट। दोनों में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रस्ताव पास हो जाए और न्यायाधीशों को पद से हटना होता है। न्यायाधीशों की संख्या तय करके और निम्न संघीय न्यायालयों का गठन करके वह नियंत्रण रखती है। फिर देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका, ये कांग्रेस पर कैसे नियंत्रित करता है? कार्यपालिका ने कानूनों को लागू करने की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, परंतु उस पर दूसरे जो 2 अंग है वो कैसे नियंत्रण कर रहे हैं? राष्ट्रपति जो है कांग्रेस को भी नियंत्रित करता है और न्यायालय को भी करता है। विधेयकों पर वीटो, संदेश भेजना, विशेष अधिवेशन। विधेयक यानी वहां की कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति लेट कर सकता है उसको, निलंबनकारी वीटो, या कांग्रेस अधिवेशन के 10 दिनों में कोई निर्णय नहीं ले तो वो समाप्त हो जाता है, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो वीटो द्वारा या संदेश भेजना, कोई विशेष कानून बनवाना होगा तो उसके लिए कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, या इस उसी के काम के लिए कोई विशेष कार्य के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकता है, तो वो कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति और संघीय अपराधों के लिए क्षमादान। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अपराधों के लिए क्षमादान। तो अभी ये चर्चा चल रही है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्षमा कर देंगे, या बहुत सारे लोगों ने क्षमादान दिया है, तो इस तरह वो क्षमादान द्वारा काम तो चूंकि न्यायालय का, परंतु वो क्षमादान दे सकता है। फिर तीसरा देखिए न्यायालय,
उसके पास न्याय करने की शक्ति है, परंतु कांग्रेस और राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखता है। कैसे? कांग्रेस निर्मित विधियों की व्याख्या और प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच। कांग्रेस जो कानून किया उसकी अंतिम रूप से व्याख्या जो है वो क्या लिखा, उसकी व्याख्या इसी के पास है। और प्रशासनिक काम जो किए गए वो सही है या नहीं, उनकी जांच भी वही करता है। और उसी का न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, यानी कांग्रेस के जो कानून है या प्रशासनिक कार्य है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, अगर नहीं है तो उनको रद्द कर सकता है, इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो इस तरह 3 अंग है वहां पर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायालय। तीनों के काम अलग अलग है, परंतु फिर भी एक दूसरे पर वो नियंत्रण रखते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। चेक्स एंड बैलेंस के साथ इसको लागू किया गया। ये 70% देखा जाए तो अमेरिका में सबसे अच्छे रूप में लागू किया गया है। फिर देखते हैं ब्रिटेन का प्रभाव। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संयुक्त रहते हैं और सरकार के तीनों अंग परस्पर संबद्ध होकर कार्य करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन को देखकर हालांकि सिद्धांत बनाया था, वो फ्रांस का रहने वाला था और वो ब्रिटेन में आया तो उसने देखा कि वहां पर व्यक्तियों को बहुत स्वतंत्रता है, परंतु वो इंग्लिश नहीं जानता था, इसलिए पूरी व्यवस्था को समझ नहीं पाया और उसने सिद्धांत ब्रिटेन को देखकर बनाया। परंतु वास्तव में वहां पर शक्तियों का पृथक्करण पूरी तरह से लागू नहीं है। ऐसा ही भारत में है कि शक्तियों का पृथक्करण लागू नहीं होता। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका आती है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण की बजाय शक्तियों का संयोजन होता है। फिर देखते हैं स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड में आंशिक रूप से अपनाया गया है। स्विस कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, परंतु कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता। गठन तो किया जाता है परंतु हटाया नहीं जा सकता, उसका कार्यकाल निश्चित होता है। और कार्यपालिका भी विधानमंडल जो है उसकी व्यवस्थापिका है, उसको भंग नहीं कर सकते। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका कार्यों को स्विस न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकते, यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी नहीं है। इस प्रकार 3 अंगों को स्वतंत्र रहने का कुछ प्रयास किया गया है। फ्रांस का संविधान। 5वें गणतंत्र के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाकर कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग रखने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। मंत्रिमंडल को संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, परंतु मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका को भी कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से अलग रखा गया है। तो इसमें देखते हैं कि इसको भी अलग तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत का अगर महत्व देखें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। मॉन्टेस्क्यू सरकार की शक्तियों के पृथक्करण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से भी उपयोगी मानता है। उसके अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब सरकार की विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में रहेगी। आज भी इसे स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त माना जाता है। दूसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना व स्थायित्व। MJ ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स में लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना और स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक इन तीनों अंगों में विभाजित किया जाए और इनके पास क्रमशः व्यवस्थापन, प्रशासकीय और न्यायिक कार्य हो और दूसरे एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करें। यानी लगभग वही मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत भी उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है। व्यक्तिगत तो है, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है। तीसरा, कार्यपालिका में योग्य व्यक्ति। जैसे अमेरिका में है तो वहां मंत्री जो उनको सचिव कहा जाता है, तो राष्ट्रपति अपने पसंद के अनुसार सचिव बना सकता है, उनको कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी नहीं होता। जैसा संसदीय व्यवस्था में होता है, भारत में मंत्री और प्रधानमंत्री संसद सदस्य होते हैं। तो अमेरिका में योग्य व्यक्तियों को कार्यपालिका में लिया जा सकता है, उनको कांग्रेस का सदस्य होना और उसके प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी होना जरूरी नहीं होता। शासन संचालन आसान। सरकार के 3 अंग है, तीनों अपने अपने काम करें, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करें, शासन संचालन बहुत आसान हो जाता है।
इसकी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आलोचना। शक्तियों को पहला है कि पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। सरकार के तीन अंग जो है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में आपसी सहयोग होता है, उनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। अमेरिका में इस सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। अमेरिका में कांग्रेस कानून बनाती है, राष्ट्रपति लागू करता है और न्यायपालिका व्याख्या और उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। हालांकि ये तीनों अंग स्वतंत्र है, परंतु एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। दूसरा, नेतृत्व में कमी। वर्तमान समय में शासन के कार्य तथा संगठन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नेतृत्व विहीन शासन प्रणाली की नींव डालता है। संविधान में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे संघर्ष की संभावना रहती है, जैसे अमेरिका में हो जाता है। तीसरा, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक भी नहीं है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का अलग अलग किया जाना जरूरी नहीं है। संविधान में अधिकारों की व्यवस्था और विधि के शासन की से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता रह सकती है, जैसा कि ब्रिटेन में है। शक्ति पृथक्करण के कारण ही गतिरोध पैदा होता है, जिससे अनेक परेशानियां होती है। फिर गलत ऐतिहासिक आधार। इस सिद्धांत का आधार मॉन्टेस्क्यू द्वारा ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अध्ययन है, परंतु उसका यह अध्ययन गलत था, क्योंकि वहां वास्तव में शक्ति पृथक्करण है ही नहीं। क्योंकि संसदीय शासन में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी रहती है, वह लॉर्ड सभा भी अपील का सर्वोच्च न्यायालय की प्रीवी काउंसिल जो है वह न्याय कार्य करती है। ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा का सभापति भी है और मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण सदस्य भी है। हालांकि ये फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू जो इंग्लिश नहीं जानता था, फ्रेंच जानता था, वो पूरा समझ नहीं पाया था, परंतु सिद्धांत सही दिया। पांचवा, लोक कल्याणकारी राज्य में अनुपयोगी होती है। लोक कल्याणकारी राज्य में योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। योजनाबद्ध काम तभी हो सकता है जब कार्यपालिका को छोटे छोटे कानून व अध्यादेश जारी करने का अधिकार हो। छठा, अंगों में आपसी निर्भरता। सरकार के अंग वर्तमान में मिलजुल कर कार्य करते हैं, जैसे कार्यपालिका का मुख्य कार्य प्रशासन का संचालन करना है, परंतु अनेक सरकारी विधेयकों की रूपरेखा तैयार करती है और उसे पारित करवाती है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली में होती है। अमेरिका में अनेक विधेयक राष्ट्रपति के आदेश से या स्वेच्छा से तैयार किए जाते हैं और उनके दल के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में पेश किए जाते हैं। अन्य देशों में भी कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और कानून के समान ही कार्य करते हैं। उदारवादी व साम्यवादियों का पति। उदारवादी विचारकों के अनुसार मॉन्टेस्क्यू के समय सरकार के कार्य सीमित थे, परंतु वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आने से कार्यपालिका के कार्य बढ़ गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने कार्यपालिका विधायिका के पृथक्करण को लगभग समाप्त कर दिया है। साम्यवादी व तानाशाही व्यवस्था में भी शक्तियों के केंद्रीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इस सिद्धांत की इन आधारों पर आलोचना की जाती है कि शक्तियों का पूरी तरह पृथक्करण कर देंगे तो वास्तव में संचालित करना मुश्किल हो जाएगा। और विश्व में एक देश में सबसे ज्यादा अच्छे रूप में इसको लागू किया गया है, अमेरिका में, परंतु वहां भी चेक्स एंड बैलेंस जो है, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को इसके पूरक सिद्धांत के साथ लागू किया गया है। और जो सिद्धांत तैयार किया गया वो ब्रिटेन को देखकर तैयार किया बनाया फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने, परंतु उसका आधार भी सही नहीं था। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शक्तियों का पूरी तरह पृथक्करण न तो व्यवहार में संभव है और न ही आवश्यक है, किंतु इसका आंशिक पृथक्करण संभव है और आवश्यक भी है। और दुनिया के लगभग सभी देशों में ऐसी व्यवस्था है, यानी आंशिक रूप से पृथक्करण जरूरी है। लगभग आज सभी देशों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों किसी न किसी रूप में अलग है और अलग अपने अपने कार्य करते हैं। एक कानून बनाते हैं,
दूसरे लागू करती है, तीसरी कानूनों की व्याख्या और उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। तो इस कंसेप्ट को, शक्ति पृथक्करण को हमने विस्तार से समझा। उम्मीद है आपको यह समझ में आएगा।